स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम आपके व्याकरण का एक भाग और पढ़ते हैं जो कि है पत्र लेखन। आपके व्याकरण में बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम नहीं है, उसमें से पद परिचय और बाकी जो भी 2-3 और विषय हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आज देखते हैं पत्र लेखन को। पत्र होता क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी पत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जो संदेश होते हैं वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यानी पत्र एक ऐसा साधन है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम अपने संदेशों को, संप्रेषण को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो पत्र जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि संदेश संप्रेषण का साधन है। अब पत्र बहुत तरह के होते हैं। आप लोग भी अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखते हैं, या फिर हम कहीं आवेदन के लिए जाते हैं तो वहाँ पत्र लिखा जाता है, या किसी को शिकायत के लिए शिकायती पत्र लिखा जाता है। तो पत्र जो हैं उनके बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत तरह से उसे विभक्त किया गया है। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से हम पत्रों को 2 प्रकार के मानते हैं। पहला पत्र होता है औपचारिक और दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक। अब हम औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है उसको समझते हैं। औपचारिक पत्र वो जो कि विशिष्ट नियम विधानों में आबद्ध होता है। यानी औपचारिक पत्र लिखने के लिए आपको बहुत अच्छी सी भाषा, सरल शब्द और एक हम ये कह सकते हैं कि विशेष नियम के आधार पर आपको उस पत्र को लिखना होता है। वो कहलाता है औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र में भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे सरकारी पत्र, आप किसी भी सरकारी विभाग को कोई पत्र लिखते हैं तो वो सरकारी पत्र कहलाता है। फिर है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिख रहा है तो वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। संपादक के नाम पत्र, जो अखबार हम पढ़ते हैं उसमें संपादकीय छपकर आता है और उससे रिलेटेड आपको कोई परेशानी है तो आप उसके लिए संपादक के नाम पत्र लिखकर अपनी समस्या को या अपने विचारों को उस तक पहुंचा सकते हैं। शोक पत्र, हमारे यहाँ पर शोक पत्र उस समय लिखा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है घर पे। अर्ध सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं अनौपचारिकता का पुट होता है। अर्ध सरकारी पत्र में एक विभाग का जो पद पर कोई व्यक्ति है वो दूसरे विभाग के किसी पद से वैचारिक आदान प्रदान करना चाहता है या उससे किसी मत पर सलाह लेना चाहता है तो उसके लिए अर्ध सरकारी पत्र का उपयोग किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा अनौपचारिकता का वो रूप भी आपको दिखाई देता है। आवेदन पत्र, आप कहीं नौकरी के लिए प्रयास करते हैं तो उसके लिए जो पत्र हम लिखते हैं वो आवेदन पत्र होता है। एक प्रार्थना पत्र भी होता है जो आप स्कूल के अंदर अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। शिकायती पत्र, किसी काम के ना होने पर हम किसी सरकारी विभाग में जो पत्र लिखते हैं, जैसे मान लीजिए नगर निगम को आपने पत्र लिखा, आपके यहाँ पर बहुत दिनों से कोई सफाई करने नहीं आया तो वो क्या होगा, वो होगा शिकायती पत्र, जिसमें आपने शिकायत लिखी होगी सफाई कर्मचारी के खिलाफ, बिजली विभाग, नल विभाग, किसी के खिलाफ भी हो सकता है। निमंत्रण पत्र, आप शादी वगैरह के निमंत्रण पत्र देखते ही हैं। फिर है ज्ञापन पत्र। अभी तो क्या हम शादी के कार्ड छापने लगे हैं, मतलब छपवाने लगे हैं, लेकिन पहले जो निमंत्रण पत्र होता था वो एक संदेश के रूप में, एक पत्र के रूप में ही भेजा जाता था। फिर है ज्ञापन। ज्ञापन होता है किसी विभाग में आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। अनुस्मारक पत्र होता है जिसे रिमाइंडर कहते हैं अंग्रेजी में। इसका अर्थ होता है कि आपने पहले से किसी कार्रवाई के लिए कोई पत्र लिखा था लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप फिर से दोबारा उन्हें याद दिलाने के अनुस्मारक पत्र लिखते हैं। ये आकार में थोड़े छोटे होते हैं। फिर अब बधाई पत्र, सरकारी विभाग के आधार पर आप किसी को बधाई देना चाहते हैं तो वो बधाई पत्र हो गया। शुभकामना पत्र, किसी के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इसके अलावा निविदा है, विज्ञप्ति है, अधिसूचना है। तो हमारे पास बहुत सारे पत्र के प्रकार हैं, लेकिन हमें सिर्फ अर्ध सरकारी पत्र, ज्ञापन, निविदा, विज्ञप्ति और अधिसूचना, आपका जो पाठ्यक्रम है कक्षा 12 का, उस पाठ्यक्रम में हमें ये 5 तरह के पत्रों के प्रकार ही सीखने हैं, या इन 5 पत्रों का ही प्रारूप सीखना है। तो वो मैं आपको आगे और सिखा दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मित्रों को लिखते हैं। चाहे हमसे कोई बड़ा है तो बड़ा छोटे को लिख सकता है, छोटा बड़े को लिख सकता है। ये एक नियमबद्धता में नहीं बंधा होता या किसी परिपाटी के आधार पर नहीं लिखा जाता, इसमें थोड़ा सा लचीलापन पाया जाता है।
जो पत्र निजी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक होते हैं, ऐसे पत्रों में किसी प्रकार के विशेष विधि अथवा नियम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे विधि नियम या बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा, बहुत ज़्यादा स्पष्टता, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसी जो बिना नियम पद्धति के या बहुत ही सरल तरीके से हम जिन पत्रों को लिखते हैं, जिनमें लचीलापन भी होता है, तो वो पत्र क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अब हम ये देखते हैं कि पत्र लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि पत्र लिखने में हमें किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है सरलता। सरलता से यहाँ पर भाषा से है कि पत्र लिखते समय आपकी जो भाषा है वो कैसी हो? सरल हो, शब्दों का चयन ऐसा हो जो बहुत आसानी से समझ में आ जाए, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट भाषा ना हो, या शब्द इस तरह के ना हो कि वो पत्र जो लिखा जाता है औपचारिक, उसके आधार पर ना चुने गए हों। दूसरा आता है स्पष्टता। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं पत्र के माध्यम से, वो बिल्कुल स्पष्ट भाव से समझ में आ जाए, यानी शब्दों का जो नियोजन है, शब्दों का जो चयन है, वो पत्र के आधार पर ही चुना गया, यानी पत्रों में जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाता है उस तरह के शब्दों का ही चयन किया जाए। फिर आता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब है कि पत्र जो है वो बहुत ही सीमित रूप से लिखा जाता है, यानी हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं पत्र के माध्यम से, अपना जो संदेश पहुंचाना चाहते हैं सामने वाले तक, तो उस संदेश में हम बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप में ना लिखकर संक्षिप्त रूप में अपनी बात को पूरी तरीके से कह दें। यानी गागर में सागर वाली जो स्थिति है वो इस पत्र के अंतर्गत आनी चाहिए कि आप संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात को पहुंचा सको या अपने संदेश को पहुंचा सको। प्रभाव उत्पादकता। जितने भी पत्र लिखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा परिमार्जित शैली में लिखे जाते हैं। परिमार्जित का मतलब है शब्दों का जो चयन है वो बहुत अच्छा हो, शब्द मूल हो, बहुत ज़्यादा घिसे पिटे शब्दों का उपयोग ना हो, बार बार आप एक ही बात को ना दोहराएं, और आपके जो पत्र को देखने के बाद या पत्र को पढ़ने के बाद उसमें प्रभाव उत्पादकता यानी प्रभाव नज़र आए। फिर आता है आकर्षकता और मौलिकता। आकर्षण भी तभी होगा आपके पत्र में जब आपने जैसे मुहावरे वगैरह है, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर ना लिखी जाती हैं, और बहुत ज़्यादा विस्तारित ना लिखा गया हो, बहुत ज़्यादा घिसे पिटे शब्दों का उपयोग ना हो। जो आप कहना चाहते हैं वो संक्षिप्त रूप से कह दें, और बार बार एक ही चीज़ को दोहराया ना गया हो, यानी उसमें मौलिकता नज़र आए। मूल रूप जो उसका होता है, मुख्य बात जो आप कहना चाहते हो वो चीज़ इसमें नज़र आनी चाहिए। फिर आता है उद्देश्यपूर्णता। उद्देश्यपूर्णता का अर्थ ये हो गया कि आपने पत्र लिखा, चाहे वो औपचारिक लिखा चाहे अनौपचारिक लिखा, आपने किसी न किसी उद्देश्य के कारण लिखा। आपका कोई ना कोई उद्देश्य है, अपनी बात को आप किसी तक पहुंचाना चाहते हो पत्र के माध्यम से, तो वो जो उद्देश्यपूर्णता है वो आपके पत्र में अंत तक साफ दिखाई देनी चाहिए या साफ नज़र आ जानी चाहिए। शंका या संदेह की स्थिति में पत्र को ना छोड़ा जाए। आप जो कहना चाहते हो स्पष्ट शब्दों में सामने वाले तक आपकी बात बहुत आसानी से पत्र के माध्यम से पहुंच जाए, उसमें अधूरापन नज़र ना आए। शिष्टता। आप शिष्टता का व्यवहार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों में कर सकते हैं, पर जो अनौपचारिक पत्र हो उसमें फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लचीलापन होता है, लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं वो हम बहुत ही नियमबद्धता के साथ में लिखते हैं। तो शिष्टता का आधार यहाँ पर ये है कि जो भाषा और शब्दों का जो चयन है, पदों का जो चयन है, वो चयन इस तरह का हो कि उसमें शिष्टता नज़र आए। आप पत्र लिख रहे हैं तो आपकी जो छवि है उस पत्र के माध्यम से, चाहे सामने जिसको आपने पत्र लिखा है, जो उस पत्र को पढ़ रहा है वो आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी आपकी जो छवि है, आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत हो सकता है अगर आप उसमें शिष्टता का ध्यान रखते हैं। इसके बाद आता है चिन्हांकन पत्र। चिन्हांकन पत्र का मतलब हो गया कि आपने पत्र लिखा तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ आपका वाक्य ख़त्म हो रहा है, कहाँ नया
वाक्य शुरू हो रहा है, कहाँ आपने पैराग्राफ ख़त्म किया, कहाँ आपने नया पैराग्राफ बनाया। तो जहाँ पर भी औपचारिक पत्र में पैराग्राफ शुरू किया जाता है, जहाँ जहाँ हम थोड़ी सी दूरी बनाकर किसी चीज़ को लिखते हैं, जो लिखने का तरीका है कि कौन सी चीज़ दाईं ओर लिखी जाती है, कौन सी चीज़ बाईं ओर लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें आप इस पत्र में ध्यान रखेंगे। साथ में जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं, जैसे आपकी बात खत्म हो गई तो आप पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं, अल्प विराम, अर्ध विराम, इन सब का उपयोग करते हुए आपको अपने पत्र को लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पत्र लिखते समय, चाहे वो अनौपचारिक है चाहे औपचारिक है, ध्यान रखनी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि ये पत्र लेखन की विशेषताएं होती हैं जिन्हें हमें अपने ध्यान में रखते हुए पत्र को लिखना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पत्र के अंग कौन से होते हैं, यानी पत्र जो है, खासकर यहाँ मैंने जो औपचारिक पत्र है उसकी ही एक तरीके की रूपरेखा आपके समक्ष प्रस्तुत की है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ कौन सी बात किस तरफ, दाईं ओर बाईं ओर, और किसके बाद कौन सी चीज़ हमें लिखनी है। क्योंकि अभी हमने कहा कि औपचारिक पत्र जो होते हैं वो नियमबद्धता से लिखे जाते हैं, एक विधि से लिखे जाते हैं, एक परिपाटी से लिखे जाते हैं। तो उस परिपाटी में किस तरीके से हमको किसके बाद क्या लिखना है उसको हम संक्षिप्त रूप से थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रेषक का नाम एवं पता। प्रेषक का नाम एवं पता, अभी जो कुछ भी पत्र लिखे जाते हैं वो सब बाईं ओर से ही लिखे जाते हैं। आपका ये जो कागज़ है उसका ये दायां हिस्सा होता है और ये बायां भाग होता है। तो बाएं भाग में ही आपको सारा लिखना होता है, चाहे अंग्रेजी में आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं चाहे हिंदी में पत्र व्यवहार कर रहे हैं, उसमें दोनों में ही आजकल जो कुछ लिखा जाता है सब बाईं ओर से प्रारंभ किया जाता है। तो प्रेषक का नाम एवं पता, प्रेषक कौन है? भेजने वाला, जो भेज रहा है पत्र को। तो उस भेजने वाले का नाम एवं पता कहाँ लिखा जाता है? सबसे ऊपर, उसके नीचे उसका टेलीफोन नंबर आ सकता है, उसका पता आ सकता है। फिर बात करते हैं पाने वाले का पता, यानी प्रेषिती, जिसे हम प्रेषिती भी कहते हैं, यानी जिसे आप भेज रहे हैं। पाने वाला कौन है? जिसे आप पत्र भेज रहे हैं, तो उसका नाम एवं पता उसके नीचे आएगा। फिर आता है विषय संकेत। विषय का मतलब हो गया जैसे आप विषय लिखते हैं, जिसे सब्जेक्ट भी कहते हैं आप अंग्रेजी में। इसमें हम कारण बताते हैं कि हमने जो पत्र लिखा है वो किस कारण से लिखा जा रहा है या किस विषय में लिखा जा रहा है। इसके बाद आता है संबोधन, जो कि उसी के नीचे लिखा जाता है। संबोधन में आप जिसके साथ भी पत्र व्यवहार कर रहे हैं उसका जो पद है उसके साथ आपके किस तरह के संबंध हैं, उस तरह की चीज़ काम में ले सकते हैं। जैसे आप प्रिय, आदरणीय, महोदय, इस तरह के शब्दों का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि आप पत्र लिख किस विभाग को या किस पद के व्यक्ति को रहे हैं। फिर इसके बाद आता है पत्र की मुख्य सामग्री। अब ये सारा लिख लिया आपने, सीधा एक साथ आ गया। उसके बाद में आप एक पैराग्राफ बनाकर जो पत्र की मुख्य सामग्री है, यानी जो आपका विषय था, तो विषय तो आपने यहाँ पर बहुत संक्षिप्त रूप में लिखा था कि भाई मैं इस कारण से ये पत्र लिख रहा हूँ, लेकिन अब उस पत्र की मुख्य सामग्री में आपको बहुत विस्तृत रूप से अपने पत्र का कारण समझाते हुए बताना है कि आप चाहते क्या है या क्या समस्या है, कौन सी शिकायत है या किस तरह का आवेदन है। अगर आवेदन पत्र है तो उसमें आप अपने बारे में भी बहुत सारी विस्तृत जानकारी देंगे। ये सारी चीज़ें पत्र की मुख्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। पत्र की मुख्य सामग्री समाप्त होने के बाद फिर आता है नीचे समापन, जहाँ आप पत्र को ख़त्म कर रहे हैं तो आप ये चीज़ नए पैराग्राफ से शुरू करते हैं, जिसमें आप स्नेहशील, शुभचिंतक, आज्ञाकारी, इस तरह का कुछ जो भी जिस प्रकार से आपने संबोधन किया था बिल्कुल उसी प्रकार से सामने वाला जिस रिश्ते से आपके साथ में है या जिस विभाग से है, जिस पद पर है, उसके आधार पर आप जैसे आपका स्नेहशील, आपका शुभचिंतक, आपका आज्ञाकारी, इस तरह के शब्दों का उपयोग करके समापन कर सकते हैं। समापन के बाद हस्ताक्षर और नाम आता है किसका? भेजने वाले का, यानी जो पत्र लिख रहा है, जिसे हम यहाँ पर तो प्रेषक कह रहे थे, वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर और नाम लिखता है। तो पहले वो पहले अपने हस्ताक्षर करता है। उस हस्ताक्षर के बाद यहाँ पर कोष्टक में उसके नीचे उसका नाम और उसका पूरा पता आता है। फिर आते हैं संलग्नक। जब कार्यालय या सरकारी विभाग को हम पत्र लिखते हैं तो जो हमारा मूल पत्र है उसके साथ हम बहुत सारे और कागज़ भी उसके साथ में भेजना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए आवेदन कर रहे हैं
तो वहाँ पर आपको अपनी विवरणिका पूरी देनी होगी कि आप क्या हैं, कहाँ आपने पढ़ाई की, सब कुछ। तो उसके साथ में आप संलग्न के रूप में अपना जो विवरण है वो लगाएंगे। या फिर आप जिस विभाग को किसी भी विषय से संबंधित पत्र लिख रहे हैं तो उसमें उसके साथ में आपको कुछ मूल दस्तावेज भी भेजने हैं, तो वो भी संलग्न के रूप में लिखे जाते हैं। तो इन्हें संख्या 1 2 3 करके नीचे लिखा जाता है। फिर आता है पुनश्च। अगर पत्र लिखते समय आप कोई विशेष बात कहना भूल गए और जो आपको लगता है कि मुझे बतानी चाहिए थी, तो उस बात को आप अंत में पुनश्च एक शीर्षक डालकर वहाँ पर पुनश्च के रूप में वो मुख्य बात भी आप फिर से लिख सकते हैं, दोहरा सकते हैं। और उसे लिखने के बाद फिर से आपको अपना हस्ताक्षर और अपना नाम लिखना होता है। अभी हमने पत्र कैसे लिखा जाता है और उसके अंग क्या होते हैं, ध्यान रखने योग्य बातें क्या होती हैं, उनको देखा। अब हम व्यावसायिक पत्र या औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इसका एक नमूना देखते हैं, एक रूपरेखा, एक प्रारूप देखते हैं कि किस तरह से लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र या औपचारिक पत्र में सबसे पहले आता है प्रेषक का नाम। प्रेषक वो है जो पत्र भेज रहा है। उसके बाद उसका पद नाम आता है कि वो किस पद पर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं औपचारिक पत्र की, तो ये सरकारी कार्यालयों को, सरकारी विभागों को ही ज़्यादातर लिखे जाते हैं। या एक विभाग का व्यक्ति दूसरे विभाग को लिख रहा है तो वहाँ पर वो अपना पद नाम भी लिखता है कि वो किस पद पर है, जैसे सचिव है, जो कुछ भी। और फिर आता है उसका पता कि वो किस विभाग का है, तो वहाँ का पता आएगा कि किस जगह बैठता है या कौन से विभाग में बैठता है। फिर उसका टेलीफोन नंबर, इसके बाद आती है दिनांक। फिर आते हैं पत्र संख्या या संदर्भ। कई बार होता है कि जो सरकारी विभाग के जो कार्यालय पत्र होते हैं, वो कार्यालय पत्र किसी भी विभाग के लेटर पैड पर लिखे जाते हैं, तो उनमें पत्र संख्या, संदर्भ, ये चीज़ें पहले से या तो प्रिंट होती हैं या फिर उस समय क्रमांक वगैरह डाले जाते हैं कि हमने किस किस विभाग के किस किस व्यक्ति को कितने कितने पत्र आज तक भेज दिए हैं, या उन सब का एक लेखा जोखा उन्हें रखना होता है। तो उसके आधार पर वो पत्र संख्या, संदर्भ भी, ये सारी चीज़ें भी डालते हैं। फिर आता है पाने वाले का नाम, यानी जिसे हम प्रेषित ही कहते हैं कि आप जिसे पत्र भेज रहे हैं, उसका नाम आएगा, उसका पद नाम आएगा, क्योंकि वो भी किसी दूसरे कार्यालय में किसी न किसी पद पर कोई ना कोई अधिकारी है, किसी विभाग में काम करता है, तो उसका भी पद नाम वहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद उस पदनाम वाले व्यक्ति का पूरा पता हम लिखते हैं कि वो कौन से विभाग में है या कौन से शहर में है, कहाँ वो बैठता है, कौन से विभाग में रहता है। फिर आता है आपका विषय कि आपने जो ये पत्र व्यवहार किया है, उस पत्र व्यवहार के पीछे कारण क्या है, किस विषय से संबंधित आप पत्र व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद आता है संबोधन, जिसमें प्रिय, महोदय, महोदया, जिस तरह का भी आपका व्यवहार है या रिश्ता है, उस तरह के व्यवहार को निभाते हुए आप इस तरह का संबोधन लिखते हैं। इसके बाद पत्र की मूल सामग्री जो कि विस्तारित होती है, लेकिन हमने जो बिंदु पढ़े थे, पत्र में विशेषताएं पढ़ी थी, उन पत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कि उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार ना हो, संक्षिप्तता हो, और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए हम अपनी बात को पूरी तरीके से समाप्त भी कर लें। यानी जब हम अपने पत्र को समाप्त करें उस समय किसी प्रकार की शंका, अनुशंसा या फिर किसी तरह का संदेह ना रहे कि ये पत्र क्यों लिखा गया था। तो उन सब चीज़ों का उत्तर हमें उस पत्र की मूल सामग्री में पत्र समाप्त होने तक प्राप्त हो जाए। आभार या धन्यवाद या ज्ञापन, अंत में हम लिखते हैं आभार या धन्यवाद ज्ञापन, जो कि ये जो बाईं ओर हम पत्र लिख रहे हैं उसके इस तरफ थोड़ा सा लिखा जाता है। फिर आप लिखते हो समापन सूचक शब्द। समापन सूचक शब्द में हमने पहले पढ़ा था कि जिस तरह का भी आपका उनसे रिश्ता है या जिस भी विभाग के हिसाब से आप लिख रहे हैं, तो वैसे समापन सूचक शब्द लिखेंगे आप, जैसे बहुधीय हो गया, बहुदिया हो गया, प्रार्थी हो गया, आभारी हो गया, इस तरह के शब्द। फिर आपके हस्ताक्षर आते हैं लिखने वाले के, फिर पूरा पता आता है आपका, इसके बाद आपका पदनाम आता है। ये सब चीज़ें कोष्टक में लिखी जाती हैं। इसके बाद आते हैं संलग्नक। मैंने आपको बताया था अभी कि संलग्नक जो होता है किसी भी मूल दस्तावेज के साथ और अन्य जो हम कागज़ या कोई विवरण या कोई सामग्री भेजना चाहते हैं लिखित रूप में, तो वो संलग्नक के रूप में उसके साथ में लिखी जाती है। फिर आता है सूचनार्थ प्रतिलिपि। कई बार होता है कि एक कार्यालय
पत्र जो होता है वो एक विभाग से दूसरे विभाग में तो पत्र व्यवहार किया ही जाता है, एक तरह का संदेश होता है, सूचना होती है जो पहुंचाई जाती है। लेकिन वैसी ही सूचना और भी कई विभागों को भी दी जाती है जो कि उसी विभाग के अंतर्गत आते हैं या उससे संबंधित होते हैं। तो उन विभागों के अंदर लिखने के लिए आप सूचनार्थ प्रतिलिपि लिखते हैं कि इस पत्र की प्रतिलिपि यानी इसकी जो अन्य प्रतिलिपियां हैं वो हम और कौन कौन से विभागों को भेज रहे हैं, उनकी सूचना या उनका विवरण भी यहाँ पर लिखा जाता है, जो कि 1, 2, 3 के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वो कैसे लिखा जाता है, उसमें नाम होता है जिस व्यक्ति को या जिस पद के व्यक्ति को भेजा जा रहा है, और उसका पता होता है कि किस विभाग के व्यक्ति को भेजा गया है, जैसे सचिव है, चिकित्सा विभाग है, जोधपुर है, अजमेर है, जयपुर है, जो भी इस तरह से उसका होता है। और उसके सामने उसके सबसे अंत में हस्ताक्षर किए जाते हैं जो कि उस पत्र को भेज रहा है या पत्र व्यवहार कर रहा है। ये हुआ हमारा औपचारिक पत्र का एक नमूना या उसकी एक रूपरेखा जो हमें लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की, जो कि हम अपने रिश्तेदारों को बधाई के रूप में या हालचाल पूछने के रूप में लिखते हैं, अपने मित्रों को भी लिखते हैं, अपने इसमें छोटे बड़ों को भी लिख सकते हैं और बड़े छोटों को भी लिख सकते हैं। जैसे किसी का पुत्र या पुत्री बाहर पढ़ रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो माता पिता के द्वारा भी लिखा जा सकता है। और जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता को अपनी सूचना देने के आधार पर भी इस तरह का अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। सबसे पहले आता है प्रेषण का नाम, सबसे ऊपर प्रेषण यानी जो भेज रहा है, फिर उसका पता और स्थान, जैसे अजमेर से भेज रहा है, जोधपुर से भेज रहा है तो अपना स्थान लिखता है, पता लिखता है। इसके बाद में दिनांक आती है, जिस तारीख को पत्र लिख रहा है। फिर आता है संबोधन। ये संबोधन प्राप्तकर्ता के लिए होता है। प्राप्तकर्ता कौन, जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, उसे हम किस संबोधन से लिख रहे हैं, यानी अब यहाँ संबोधन कैसा होगा, संबोधन इस तरह से लिखा जाएगा कि आपका उस व्यक्ति के साथ में रिश्ता क्या है, आप उसके क्या लगते हो, मित्र हो, तो उस तरह का संबोधन होगा। पिता है, पुत्र है, पुत्री है, तो उस तरह का संबोधन यहाँ लिखा जाएगा। अभिवादन लिखा जाएगा, ये अभिवादन भी प्राप्तकर्ता को ही लिखा जाता है। फिर आता है औपचारिक आरंभिक वाक्य। औपचारिक आरंभिक वाक्य में अभिवादन में जैसे प्रणाम किया आपने किसी को या इस तरह के शब्द होंगे। फिर औपचारिक आरंभिक वाक्य में कुशल सूचना, आप कैसे हैं, आपका पत्र मिला, खुशी हुई, इस तरह के जो शब्द हम जिसे हम कहते हैं कि हमने अपना पत्र किस तरह से प्रारंभ किया, वो इस तरह के वाक्य यहाँ पर लिखे जाते हैं। फिर आती है आपकी कथ्य सामग्री। ये कथ्य सामग्री वो है जो आप अपने पत्र व्यवहार के माध्यम से अपना संदेश, अपनी बातें सामने वाले के समक्ष रखना चाहते हो, वो सारी कथ्य सामग्री आ जाती है। जहाँ हमारा पत्र समाप्त होता है उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं औपचारिक अंतिम वाक्य। ये औपचारिक अंतिम वाक्य अनुशंसा के तौर पे होता है। ये लिखा जाता है कि भाई बड़ों को प्रणाम करना, छोटों को प्यार देना, या अनुशंसा, पत्रोत्तर की आशा कि आपके पत्र के उत्तर के इंतज़ार में, उसकी आशा में, इस तरह से उस पत्र को समाप्त किया जाता है। फिर आता है अन्य परिचितों परिजनों को यथायोग्य अभिवादन, जो अभी मैंने आपको बताया। ये दोनों चीज़ें लगभग साथ ही चलती हैं। फिर है पत्र प्रेषक का स्वनिर्देश कि अब वो आपके लिए क्या रिश्ता रखता है। तो स्वनिर्देश कैसा हो गया कि उसने अपने आप के लिए क्या संबोधन दिया है, जैसे आपका हितैषी हो गया, आपका अभिन्न हृदय हो गया, आपका प्रिय हो गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पत्र प्रेषक का स्वनिर्देश होता है। और अंत में आप हस्ताक्षर जो है हम ज़्यादातर औपचारिक पत्रों में काम में लेते हैं, तो यहाँ आप अपना नाम लिखकर उस पत्र की समाप्ति करते हो। तो इस वीडियो में हमने पत्र होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसको लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से दोनों तरह के पत्रों को लिखा जाता है के बारे में सीखा। अब जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है निविदा और विज्ञप्ति, ज्ञापन, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।